नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले चैप्टर में गार्गामेल पोजेस करके ओल्ड डेविल के बॉडी में आ गया था और लेलिन एकदम ना टेलीपोर्टेशन उसमें ना भागने की कोशिश कर रहा था। अब चैप्टर 287 मतलब इस चैप्टर का नाम है टेलीपोर्टेशन। सब कुछ एक साथ ना एक्सप्लोड होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहला सीन ना एकदम सिनेमैटिक है। रैंक 3 लाइट मैगस एरलिक सीधा गार्गामेल के सामने खड़ा है। वो एक सेकंड में मतलब ना पहचान लेता है, ये तो गार्गामेल है। मतलब डिसीज्ड स्पिरिचुअल फोर्स, हेट्रेट और ना रेजिमेंटल, ये उससे भरा हुआ है। यही तो है जो पश्चिम में प्लेग फ्लायर आए। गार्गामेल का जवाब आता है, कोई बात नहीं, सीधा एक्शन। वो कुछ बोलता ही नहीं है। उसके बोन मार्क्स वाला काला फिगर अपना केप एकदम लहराता है और हजारों पागल शैडो स्पिरिट एल्रिक की तरफ ना एकदम दौड़ा देता है, मतलब भेज देता है। और वो स्पिरिट मिड एयर में खुद को ना डेटोनेट करने लगती हैं। ये एक सुसाइड बॉम्बर आर्मी की तरह है स्पिरिट वर्जन, और इस एक्सप्लोजन के साथ एंशिएंट प्लेग का जहर भी तथा एल्रिक भी कुछ एक पल के लिए ना मतलब पीछे हट जाता है वो। लेकिन एल्रिक कोई आम मैगस नहीं है। वो चिल्लाता है, लाइट ऑफ द सेंट ग्लोरी। उसके बॉडी से ना एक बाइंडिंग मिल्की वाइट डिवाइन लाइन निकलती है और पीछे एक बड़े बिल्डिंग के सिलेउट पर अपीयर होता है, जैसे कोई होली टेम्पल का ना कैथेड्रल हो, एकदम बिशप वाली फीलिंग के साथ। जब ये स्पिरिट उस सेक्रेट लाइट से न मिलते हैं तो क्या होता है, उनका पागलपन ख़त्म हो जाता है। वो शांत हो जाते हैं मुस्कुराते हुए और वो बिल्डिंग की तरफ न जाते हैं, जैसे न उन्हें न मतलब न शांति मिल गई हो, मतलब मोक्ष, एकदम मोक्ष बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ मिल गया है। फिर एल्रिक खुद गार्गामेल से टकराता है। डिवाइन लाइट वर्सेस प्योर हेट्रेट और लॉथिंग दोनों एक दूसरे को ना कैंसिल करते हैं। ये फाइट चल रही है और इसी बीच लेलिन अपना ना काम कर रहा है। अब लेलिन की तरफ दिखाया जाता है। लेलिन नीचे सीक्रेट रूम में एक ब्लैक मैजिक क्रिस्टल एनर्जी स्लॉट में डालता है। टेलीपोर्टेशन स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। 4 स्टोन पिलर पे अर्थ, फायर, विंड एंड वाटर का एनर्जी बॉल घूमने लगता है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू सब मिलके एक ब्रिलियंट ग्लो बनाते हैं। एक डार्क स्पेशियल पासवे एकदम ना वहाँ पर कुछ बन जाता है, पासवे बन जाता है। लेलिन सांस लेता है और सोचता है, ठीक है, प्लान मतलब ना जो प्लान है ना वो काम कर रहा है। और अब नोबल का ना एक इम्पोर्टेंट रिवील करता है। लेलिन ने ये सब प्लान किया था डेलिबरेटली। वो जानता था कि रैंक 3 मैगस उसे ढूंढते रहेंगे, तो उसने सोचा गार्गामेल को यूज करो। और जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसके लिए गार्गामेल को अभी यूज कर रहा था। लेलिन ने डेलिबरेटली गार्गामेल का अलर्ट सिस्टम ने रीएक्टिवेट किया कर दिया था। पिछले एपिसोड में देखा होगा ना, उसने एक्टिवेट कर दिया था गार्गामेल का सिस्टम रेड रे वॉल में एकदम डाल के, ताकि गार्गामेल यहाँ आ जाए और एल्रिक से ना टकरा जाए। यही सब किया था क्योंकि ना एल्रिक लाइट मैगस अलायंस का मेंबर है और गार्गामेल एंशिएंट प्लेग का ना जिम्मेदार है। एल्रिक गार्गामेल को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे में ना एकदम ना उलझ जाएंगे और लेलिन को भागने का टाइम मिल जाएगा। ये है लेलिन की ना असली इंटेलिजेंस। वो सिर्फ पावरफुल नहीं, वो चेस की तरह सोचता है। स्पेशल पासवे रेडी हो गया है। एक काली सिल्वर ग्लो वाली टनल ना एकदम ना वहाँ पर अपीयर हो जाती है। लेलिन एक पल रुकता है, पीछे देखता है और बोलता है, मैं नहीं जानता कब वापस एकदम ना आ पाऊँगा। वो सोचता है ये जगह उसकी ग्रोथ की जगह थी, यहाँ के मेमोरीज उसके दिल में गहरे दफनाए जाएंगे। अब एक पूरी लाइफ का बोझ था उसके एक मोमेंट में। फिर वो बोलता है, गुड बाय साउथ कोस्ट, और एक पाँव पासवे में रखता है। तब बूम, पूरे सीक्रेट रूम कांपने लगता है, छत फट जाती है और ऊपर से एल्रिक की डिवाइन लाइट अंदर आती है फ्लोडिंग की तरह। एल्रिक चिल्लाता है, लेलिन भागना मत सोच। एल्रिक बैडली इंजर्ड था। स्पिरिट के डेटोनेशन ने उसे डैमेज किया था, लेकिन वो फिर भी आ ही गया। फिर उसने स्पेल फॉर्मेशन देखी, 4 रंग की ग्लोइंग लाइट, और वो समझ गया ये एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। एक रैंक 3 मैगस की आंखें लाल हो गई। ये तो दूसरे कॉन्टिनेंट का रास्ता है, अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड बेनिफिट। वो दोनों डिवाइन लाइट की आर्म्स बना के लेलिन को पकड़ने के लिए एकदम दौड़ता है। लेकिन लेलिन ने सिर्फ 2 वर्ड बोले, बहुत देर हो चुकी है, टू लेट। कीमियोन स्पेल एक्टिवेट, और लेलिन पासवे में कूद गया।
एक बार में चला गया। फॉर्मेशन की सारी एनर्जी एक ही टेलीपोर्ट में ना ख़त्म हो गई। पासवे बंद हो गया स्लोली, जैसे किसी बीस्ट का ना मुंह बंद हो रहा हो वैसे ही बंद हो रहा था। एलिक चिल्लाता है, नहीं। एलरिक रुका नहीं, वो सीधा फॉर्मेशन के पास गया, अपनी पॉकेट से एक हाई ग्रेड एनर्जी क्रिस्टल निकाला, स्लॉट में डाल दिया। जल्दी एक्टिवेट करो, वो चिल्ला रहा था ऐसे ही। अब ये इंटरेस्टिंग है, एलरिक टूरिन लैंग्वेज नहीं जानता, वो फॉर्मेशन को प्रॉपरली एक्टिवेट भी नहीं कर सकता, लेकिन वो एक रैंक 3 मैगोस है। उसने अपनी डिवाइन होली लाइट से फॉर्मेशन को फोर्सफुली ना खोल दिया और डबल स्पीड से ना चला गया, और तेज और तेज और तेज। वो जानता था कि जैसे ही लेलिन दूसरी साइड पहुंचेगा वो वहाँ की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। ना रिवेंज मिलेगा ना टेलीपोर्टेशन का फ़ायदा, बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए था। और सच में फॉर्मेशन काम कर गई। एक बार फिर काला पासवे खुलने लगा। एलरिक की आंखों में एक्साइटमेंट आ गया। हाँ हाँ भाई, यही चाहिए था। लेकिन तब बैंग, फॉर्मेशन रुक गई, लाइट डिम हो गई, स्पेस क्रैक हुआ, पासवे गायब। मतलब दूसरी साइड की फॉर्मेशन लेलिन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। एलरिक ने वो एक्सपीरियंस किया जो इंसान कभी नहीं चाहता। एक चीज़ हाथ में आने वाली थी और वो उसी वक्त छीन गई। ये दर्द अलग ही होता है भाई। वो रोया, कमीने, घिनौने, डैम इट। उसने अपनी होली लाइट से पूरी सीक्रेट रूम ना बर्बाद कर दी, और फिर फॉर्मेशन भी एक डिवास्टिंग बीम मारा उसमें, उसे कम्प्लीटली ना क्रेटर में बदल दिया, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। बोलता है, अगर मुझे नहीं मिला तो लेलिन को भी दोबारा उसे ही ना यूज करने नहीं दूंगा। साउथ कोस्ट और लेलिन का कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म, कोई वापस नहीं। एल सच में वापस नहीं आएगा क्या? एलरिक अभी अपना ना दुख प्रोसेस कर ही रहा था, तब गार्गामेल की मेन बॉडी सीक्रेट प्लान को ना एकदम खींच लिया। गार्गामेल आ चुका है क्या? देखते हैं आगे। ट्रांसलूलेंट काले हाथ प्लेन की वॉल को एकदम ना कपड़े की तरह चीरते हुए अंदर आए, सीधा सेंटर की तरफ। एलरिक का एकदम एक्सप्रेशन गिरा। गार्गामेल की मेन बॉडी ये तो रैंक 3 लेवल तक पहुंची है। अब लेनिन के जाने के बाद अब देखते हैं साइड में। एलरिक को फिर से गार्गामेल से लड़ना पड़ा था। कपड़े हवा में लहराए, वो मिड एयर में उड़ा और एकदम थक गया था। और क्या बोले यार, थक गया है भाई। लेलिन का क्या हुआ भाई? वो चला गया क्या? कौन सा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा अब हमें नया? चैप्टर का यह हिस्सा ना एक बड़ी वार्निंग है। गार्गामेल सिर्फ बोरोड बॉडी में नहीं, मतलब ना उसकी एक्चुअल पावर भी ना रैंक 3 के करीब है। ये विलन फ्यूचर में और बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। अब आता है ना सबसे मोस्ट थ्रिलिंग और डेंजरस मोमेंट। लेलिन पासवे में है, मतलब लेलिन की तरफ सीन शिफ्ट हो चुका है, और वो इमिडिएटली रियलाइज करता है कि उसने गलती की। स्पाशियल प्रेशर, दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने वाली टनल का प्रेशर सब तरफ से उसे दबा रहा है, जैसे हजारों टन पानी उसके ऊपर न बह रहा हो। उसका बॉडी टूट फूट रहा था, कीमियोन स्केल क्रैक करने लगी, एक के बाद एक एक्सप्लोजिव साउंड, स्केल टूट रही थी। लेलिन खुद सोचता है, मैंने अपनी बॉडी और स्केल को ओवर एस्टिमेट किया। ये इंटर कॉन्टिनेंटल पासवे को प्रेशर रैंक 2 मैगस के लिए भी सहना मुश्किल है। एंशिएंट लोग कोई टेक्निक यूज़ करते थे जो मुझे पता नहीं। तो वो क्या करता है, वो अपने पाउच से डिफेंसिव पोशन निकालता है। एक रेड टेस्ट ट्यूब तोड़ा, बॉडी पे एक लेयर बन गई, 3 सेकेंड में टूट गई। 3 सेकेंड, बस 3 सेकेंड भाई। लेकिन लेलिन एक पोशनिंग मास्टर है ना, उसके पास डजन ऑफ डिफेंसिव पोशन है। वो एक के बाद एक यूज करता है, करता ही रहता है। एक टूट गई तो दूसरी, दूसरी टूट गई तो तीसरी, तीसरी टूट गई तो चौथी। ये एक ना रिजॉर्ट वार थी, रिसोर्स की वार। पोशन वर्सेस स्पाशियल प्रेशर। और आखिर में पोशन ख़त्म हो गई। अब सिर्फ ना कीमियोन स्किल थी और स्पिरिचुअल फोर्स। लेलिन ने पूरी फोर्स लगाई, इनकम्प्लीट ब्लैक रूइंस वाली फुल बॉडी शील्ड बनाई स्किल से। कुछ देर ना डेडलॉक रहा, फिर स्पिरिचुअल फोर्स भी एडजस्ट हो गई, स्किल सेटर हो गए, और अब रॉ स्पेशल प्रेशर सीधा लेलिन के बॉडी पे पड़ने लगी। भाई लेलिन क्या करेगा? ये स्पेस की प्रेशर है ना, लेलिन को हड्डियां तक ना तोड़ रही थी, फ्रेश ब्लड स्ट्रीम की तरह ना बह रहा था। और तब एआई चिप अलर्ट देता है, अलर्ट अलर्ट, होस्ट बॉडी क्रिटिकल कंडीशन में है, सेल के कम्प्लीटली फॉल अपार्ट होने में सिर्फ 8 सेकेंड। काउंटडाउन शुरू हो गया दोस्तों। 8,
7, 6। लेलिन की आंखें लाल हो गई, नसें उभर आई, एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो गया। वो सोच रहा था एंशिएंट मैगस कैसे सरवाइव करते थे इस प्रेशर में। और लास्ट सेकेंड में सिल्वर रे एकदम ना फेड हुई और सामने एक पिच ब्लैक केव रिवील हुआ। लेलिन ने पूरी जान लगा के उस केव की तरफ ना रश किया। जैसे ही ना एक शेपलेस पानी की ना झील की ना एकदम चीरता हुआ वो फिजिकल वर्ल्ड में ना आ गया, मतलब बच गया है भाई। स्पेशल प्रेशर इंस्टेंटली वैनिश हो गई। लेलिन का पहला काम अपनी पूरी रिमेनिंग स्ट्रेंथ से एक रेड लाइन खींचनी थी। स्पेल फॉर्मेशन के रूइन डिस्ट्रॉय किए ताकि कोई पीछा ना आ सके, और फिर वो सीधा बेहोश हो गया, गिर गया भाई। अब देखते हैं स्टैटिक टिक से लाइट एकदम रेड ड्रॉपलेट एकदम टपक रही थी कहीं पर केब में। रिदमिक ड्रीम की आवाज़ आ रही थी और लेलिन की आंखें धीरे धीरे खुलती है। पहला काम, एआई चिप मेरी करंट स्टेट दिखाओ। एआई चिप का जवाब आया और ये सुन के एकदम दिल डूब जाता है। स्ट्रेंथ 15, नॉर्मल 21 है, और एजिलिटी 4, नॉर्मल 14 रहती है। वाइटलिटी 19, नॉर्मल में 27.9 रहती है। स्पिरिचुअल फोर्स 0.01, नॉर्मल में 104.3 रहता है। मैजिक पावर एकदम जीरो, कम्प्लीटली जीरो भाई। स्टेटस सीरियस इंजरी ऑल ओवर बॉडी, स्पिरिचुअल फोर्स एग्जॉस्टेड है। ये तो लिटरली जीरो पे आ गया था भाई। स्पिरिचुअल फोर्स 104 से सीधा 0.1 है। इसका मतलब वो प्रैक्टिकली एक नॉर्मल इंसान जैसा था उस मोमेंट में। लेनिन ने एक वरी स्माइल की, बोलता है मैंने स्पाशियल टेलीपोर्टेशन को अंडर एस्टिमेट किया, ये ट्रिप मुझे मार ही देती। लेकिन फिर उसने एक इम्पोर्टेंट चीज़ को ना नोटिस किया, उसका ब्लैक लेदर पाउच अभी भी सेफ था। ये एक हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट था, स्पेशल रूइन से प्रोटेक्टेड। पूरी बॉडी टूट गई, कपड़े तर तर हो गए, लेकिन पाउच इंटैक्ट था। शुक्र है, वरना मेरी सारी एसेट ख़त्म हो जाती। लेलिन ने एकदम ना सोच के ना सांस ली, मतलब उसका सब सामान तो बच गया था। अब लेलिन अपनी बॉडी एक्सेस करता है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करता है। उसके दिल से एक ठंडी लाइफ से भरी एनर्जी स्ट्रीम निकल रही थी, ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ना एकदम जा रही थी, और धीरे धीरे ना इंजरीज ना हील हो रही थी ऑटोमेटिकली। ये क्या था भाई? वारलॉक ब्लड लाइन की रीजेनरेटिव एबिलिटी। जाइंट किम्यून सरपेंट ब्लड लाइन सिर्फ अटैक के लिए नहीं, मतलब हीलिंग भी ना करता है ये। लेलिन ने खुश होकर सोचा, और पोषण भी ना, मतलब उसके पास पोषण भी है ना, स्पीड और बढ़ा सकता है वो, और जल्दी जल्दी ना अपने आप को रिकवर कर सकता है। वो अपना एक हाथ ना, सिर्फ एक हाथ हिला सकता है उस वक्त। उठकर पाउच से रेड हीलिंग पोशन निकाला और दांतों से एकदम ढक्कन खोला, पूरी पी गया। रंबल में एक पिंक लाइट की लेयर पूरे बॉडी में छा गई, और फिर जो हुआ वो थोड़ा पेनफुल सुनने में लगता है। हड्डियाँ एक दूसरे से टकरा रही थी, क्रैक क्रैक आवाज़, मसल ट्विच कर रहे हैं, नाक से भारी सांस आ रही है। लेकिन कुछ मिनट बाद पिंक लेयर डिसअपेट हुई और लेलिन सीधा खड़ा हो गया। स्पेल फॉर्मेशन पे हाफ सिटिंग से डायरेक्टली स्टैंडिंग ली। एक्सटर्नल इंजरीज हील, इटर्नल इंजरीज ट्रबल समय, लेकिन मूवमेंट पॉसिबल है। मतलब अभी भी है इंजरी, इंटरनल इंजरी बहुत सारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लेलिन की बॉडी इतनी डैमेज थी कि वो सिर्फ एक प्रिपैरेटरी नाइट जैसी स्ट्रेंथ यूज कर सकता था। अभी इससे ज़्यादा मूवमेंट करता तो इटर्नल इंजरी और बिगड़ जाती है उसकी, मतलब अंदर की जो इंजरीज है। एक रैंक 2 वारलॉक टेम्प्ररी एक बिगिनर नाइट के लेवल पे कितना बड़ा फॉल है ना भाई। वो स्पाशियल प्रेशर कितना ज़्यादा होगा। उसने अपने एकदम फटे पुराने मेगास्रोप, जो अब ना एकदम राख बन चुके थे, बॉडी से खींच के एकदम फेंक दिया। पाउच से नया आर्मर निकाला, एकदम पहना, फ्रेश स्टार्ट करने वाला था। बॉडी तो ठीक हो रही थी, लेकिन लेली ने जब अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर देखा, वहाँ की हालत और भी बुरी थी। नॉर्मली उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक गहरी क्रिम्सन रेड सी होता है, स्पिरिचुअल फोर्स से भरी हुई होती है। अब ना वो क्रिम्सन कलर फीका पड़ गया था। सी ऑलमोस्ट सूख गई थी। कोई सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, जीरो है ना। और सबसे डेंजरस चीज़, सी ऑफ कॉन्शियसनेस की वॉल पे फाइन क्रैक, एकदम क्रैक आ गई थी, एकदम ना फैल रही थी वो क्रैक। ये सीरियस क्यों है क्योंकि ना अगर सी ऑफ कॉन्शियसनेस टूट गई, मतलब ना टूट जाए, ये रैंक फॉल से भी ना बड़ी प्रॉब्लम है। ये परमानेंट डैमेज हो सकता है एक मैगस के लिए। सी ऑफ कॉन्शियसनेस यही सब कुछ होता है। और एक और चीज़ थी, सी ऑफ कॉन्शियसनेस के एक कोने में वो छोटी मिल्की वाइट लाइट अभी भी थी।
एल्ड्रिक का डेथ मार्क, वो अभी भी ना वहाँ एकदम छुपा हुआ था स्टब बॉन्ड कैंडी तरह। लेकिन लेलिन ने एक पॉजिटिव एंगल देखा। अब हम बहुत दूर हैं, मार्क को एल्ड्रिक का बूस्ट नहीं मिलेगा। अब मैं इसे धीरे धीरे मतलब ना ख़त्म कर सकता हूँ, बस उसे टाइम चाहिए। लेलिन एकदम क्रॉस लेग्ड बैठता है और कीमियन पुपिल मेडिटेशन टेक्निक स्टार्ट करता है। टेक्निक का कोर इंस्ट्रक्शन था अपनी स्पिरिट को मतलब स्पिरिट जो है उसमें जाओ, जाइंट कीमियन सर्पेंट की आंखों से आंखें मिलाओ और उसकी स्ट्रेंथ लो। जब लेलिन डीपली मेडिटेट करता है वो लिटरली टाइम और स्पेस के पार देख सकता था और उसे एंसेंट टेरिफाइंग जाइंट कीमियन सर्पेंट की एम्बर वर्टिकल पुपिल से आंखें मिलती आए। वो बुक ऑफ जाइंट सरपेंट में लिखा हुआ मतलब फेनोमिना था, सिर्फ तब होता है जब ना आप टेक्निक को ना बहुत गहरे लेवल पे ना मास्टर कर लो। और रिजल्ट ये होता है कि क्रिम्सन रे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में तेज़ होने लगी। सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ आने लगी, जैसे एक सूखा हुआ स्प्रिंग ना दोबारा ना भर रहा हो। केब में डार्क एकदम डार्क लाइट का स्पॉट ना हवा में फायर फ्लाइज की तरह ना तैरने लगे और लेलिन के बॉडी में एकदम समाने लगे। एक बड़ा जाइंट सर्पेंट का एप्रेशन मतलब उसके पीछे हॉलो मतलब अपीयर हुआ, रोटेट करता हुआ और हर पल और ज़्यादा सॉलिड होता हुआ। एक मेडिटेशन सेशन में स्पिरिचुअल फोर्स का ना आधा हिस्सा वापस आ गया था। लेलिन ने सेटिस्फाइड होकर सोचा, यही तो हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक का कमाल है, साउथ कोस्ट पे इससे बेटर कोई नहीं। फिर वरी आया, लेकिन सिर्फ 3 लेवल हैं इस टेक्निक के, आगे के लेवल नहीं मिले तो मैं अभी तक मतलब अगर पूरा टेक्निक नहीं मिला स्पिरिचुअल फोर्स एक जगह मतलब ना अटका रहेगा। मतलब इसको लेवल 3 तक का ही मिला है ना, मतलब रैंक 3 तक जा सकता है, उसके आगे का नहीं मिला है। कीमियन पुपिल की बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? ग्रेट मैगस सैलम ने बताया था सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे। और लेलिन ने सोचा, मैं अभी कहाँ हूँ, क्या ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट है? लेलिन ने एआई चिप से पूछा, सी ऑफ कॉन्शियसनेस की डैमेज और एल्रिक का मार्क का सॉल्यूशन निकालो। एआई चिप ने कैलकुलेट करके जवाब दिया, सॉल्यूशन स्पिरिचुअल फोर्स का एक बड़ा हिस्सा सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सॉलिडिफाई करो तब तक जब तक सारी डैमेज हील ना हो जाए और मार्क कंप्लीटली डिसअपेयर ना हो जाए। लेलिन ने सोचा, ठीक है, कितना सॉलिडिफाई करना पड़ेगा? एआई चिप का जवाब आया, 51.2 स्पिरिचुअल फोर्स। लेलिन रुक गया, मतलब उसकी आधी से ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स हमेशा के लिए लॉक्ड रहेगी, हीलिंग में लगी रहेगी, यूज मतलब नहीं कर पाएगा। मतलब एक रैंक 2 वॉरलॉक जो ऑलरेडी इंजर्ड है अब इफेक्टिवली रैंक 1 मैगोस की स्ट्रेंथ से कम करेगा वो काम जब तक कंप्लीटली हील ना हो जाए। लेलिन ने थोड़ी और ना अपनी मतलब ठंड एकदम वो क्या बोले यार, टेंशन आ गया था उसे, वो एकदम सोच में पड़ गया था। तो किसी नए जगह में ना नए कॉन्टिनेंट पे किसी भी मतलब खतरे में ना खतरे के सामने वो एक रैंक 1 मैगोस की तरह है तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ना उसके लिए बुरी हो जाएगी। लेलिन ना अभी अभी एंशिएंट स्पिरिट स्लेयर मतलब स्लेइंग सेक्ट के ना डेंजरस टेलीपोर्टेशन से एकदम बचकर ना निकला है, लेकिन उसकी कंडीशन ना बहुत ख़राब है। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी स्पिरिचुअल माइंड एरिया में ना क्रैक आ चुके हैं। और सबसे डेंजरस बात, रैंक 3 मैगोस एर्लिक का टेरिफाइंग मार्क अभी भी ना उसके अंदर मौजूद है। लेलिन समझ जाता है कि अगर उसने इमीडिएटली कुछ नहीं किया तो उसका पूरा स्पिरिचुअल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को आधा हिस्सा क्रिस्टलाइज बनाकर सील कर देता है। सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस का हाफ पोर्शन क्रिस्टल बन जाता है। उस क्रिस्टल के अंदर एल्ड्रिक का मिल्की वाइट मार्क भी ना कम्प्लीटली ट्रैप हो जाता है। लेलिन बिना रिलीफ की सांस लिए मतलब फाइनली ना रिलीफ की सांस लिया था। अब उसके इंजरीज टेम्पररी स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, अब वो सिर्फ रैंक 1 मैगोस की पावर यूज कर सकता है। यानी टेम्पररी उसकी असली स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्रिपल हो गई है, मतलब आधे से भी घटकर कम हो गई है। अब लेलिन फाइनली अपने सराउंडिंग ऑब्जर्व करता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और ना यहाँ पर सिर्फ ना कुछ ग्लोइंग मोस मतलब कीड़े ना हल्का सा ना लाइट दे रहे हैं। उसे समझ आता है कि वो किसी केव के अंदर है। वो पीछे मुड़कर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देखता है। लेलिन स्मार्टली फॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट रूइन डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई भी इजीली उसके पीछा ना कर सके। उसे पता है कि दूसरी साइड वाले मैगोस भी प्रोबेबली फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही मतलब ना यही अब ये टेलीपोर्टेशन रूट लॉन्ग टाइम तक ना
मतलब काम ही नहीं आएगी यहाँ पर। लेकिन केप के नैरो पैसेज में ना एकदम आगे बढ़ता है, तभी वो एक स्पेल एक्टिवेट करता है नाइट विजन वाला, और इंस्टेंटली मतलब अंधेरा उसके लिए ना क्लियर होने लगता है। अब वो क्लियरली नोटिस करता है कि यहाँ डार्क एलिमेंट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, साउथ कोस्ट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल। लेलिन इमीडिएटली एआई चिप को एनालाइज ऑर्डर देता है। एआई सराउंडिंग एलिमेंट कॉन्सेंट्रेशन को एकदम ना कंपेयर करके ना रिजल्ट बताता है। डार्क, शैडो और डेथ एलिमेंटल पार्टिकल यहाँ जो है एक्सट्रीमली डेंस्ड हैं, जबकि लाइट और लाइफ एलिमेंटल पार्टिकल बहुत कम है। लेलिन इंस्टेंटली कंक्लूड करता है ये प्लेस्ड नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और एग्जैक्टली इसी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है इतना ग्लूमी है। कुछ देर चलने के बाद लेलिन पैसेज के एंड तक पहुँचता है। वहाँ एक जाइंट स्टोन रॉक एग्जिट ब्लॉक कर रहा है, मतलब एग्जिट ब्लॉक करके ना स्टोन कुछ रखा गया है, लेकिन लेलिन सिंपली शैडो स्टिल स्पेल यूज़ करता है। उसका बॉडी शैडो में कन्वर्ट हो जाता है और वो रॉक के क्रैक से ना इजीली बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है ना, वो कम्प्लीटली शॉक रह जाता है। उसके सामने एक एंडलेस ना प्लेन था, हर तरफ बस रॉक, ड्राई श्रब्स और टेरिफाइंग डार्कनेस। ना सूरज, ना ब्लू स्काई, ना कोई नॉर्मल वर्ल्ड जैसा एनवायरनमेंट। पूरे एरिया में सिर्फ डेड साइलेंस थी। लेलिन नियर बाय प्लांट्स को ना इंस्पेक्ट करता है। सब प्लांट ड्राई और थॉर्नी एकदम ना मतलब ख़राब है। लीव्स ऑलमोस्ट ना एग्जिट, मतलब वहाँ पर लीव, पत्ते वत्ते कुछ नहीं है। और वो एक ना स्ट्रेंज मोल लाइक क्रिएचर ना पकड़ता है। उसकी आंखों में ऑलमोस्ट यूजलेस है और उसका बॉडी एकदम पेल वाइट। लेलिन इंस्टेंटली समझ जाता है ये क्रिएचर जेनरेशंस के सनलाइट के बिना सरवाइव कर रहे हैं, यानी ये जगह नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है। लेलिन क्यूरियोसिटी में स्काई की तरफ ना एकदम फ्लाई करता है। वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहता है, लेकिन फाइनली उसका सर एक हार्ड मेटेलिक रॉक सरफेस से टकरा जाता है, और तब उसे शॉकिंग ट्रुथ समझ आता है, ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड है। यानी लेलिन अब एक मैसिव स्टबबर्न वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, एक ऐसी दुनिया जो अर्थ क्रस्ट के नीचे एग्जिस्ट करता है। टाइम स्किप होता है, अब 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। 1 महीने बीत चुके हैं और लेलिन अभी तक इस बैरन अंडरवर्ल्ड में एकदम घूम रहा है। यहाँ लाइफ ऑलमोस्ट एक्सटिड मतलब ना नहीं करती, यहाँ पर है ही नहीं लाइफ। कभी कभी कई दिन तक उसे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं मिलता, बस मोस्ट, इंसेक्ट और डार्कनेस। एकदम फाइनली उसे 2 पिग लाइक क्रिएचर मिलते हैं। लेलिन इंस्टेंटली एरो से उन्हें हंट कर लेता है, और लॉन्ग टाइम बाद उसे ना डिसेंट फूड मिलता है। वो फायर बनाकर उन ग्रे बोर को रोस्ट करता है। मीट की स्मेल पूरे एरिया में ना स्प्रेड होने लगती है। लेलिन हैप्पीली खाना खाता है, क्योंकि 1 महीने से वो ऑलमोस्ट बारबेरियन जैसा ना लाइफ जी रहा था। उसके पास प्राइजलेस ट्रेजर हैं, रेयर मटेरियल हैं, एंशिएंट रिसोर्स है, लेकिन गुड फूड नहीं है, वाइन नहीं है, कंफर्ट नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट सनलाइट ही नहीं है। अब लेलिन रियलाइज़ करता है कि सनलाइट कितनी प्रीशियस चीज़ है। शायद ना वो ना एक रियलाइजेशन करता है, शायद ये पूरा एरिया कम्प्लीटली बैरन लैंड है, और अगर उसे सिविलाइजेशन नहीं मिली तो वो सर्वाइवल इट सेल्फ एक नाइटमेयर बन जाएगा। मतलब अपने आप को नाइटमेयर मतलब ना बना सकता है, वो पागल हो सकता है ना। अकेला आदमी क्या करेगा एक पूरे दुनिया में। और उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वापस जाना भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उधर से एल्रिक ने तोड़ दिया है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। अभी तक यहाँ पर कोई जिंदा इंसान कोई नहीं मिला है, 2 सूअर मिले हैं बस, उसे भी पका के खा गया। उसे एक ना लेलिन को ना याद आता है कि एक एंशिएंट बुक में, जिसमें ना अंडरग्राउंड वर्ल्ड यानी स्टबबर्न वर्ल्ड के बारे में मेंशन था। लेजेंड के अकॉर्डिंग एंशिएंट मैगोस सिर्फ सरफेस वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं थे, उन्होंने अर्थ के नीचे की मैसिव अंडरग्राउंड लेयर को भी ना कॉन्क्यूअर कर लिया था। और सिर्फ 1 या 2 नहीं, पूरे 7 अंडरग्राउंड लेयर। हर लेयर में अलग रेसेस, डेंजरस क्रिएचर और अनइमेजिनेबल रिसोर्स थे, और जितना नीचे जाओ उतनी ही टेरिफाइंग लाइफ फॉर्म मिलती थी। कहते हैं अर्थ के कोर में एक हॉरिफाइंग फीमेल एग्जिस्टेंस रहती है, जिसे देखकर इवन पावरफुल बीइंग भी डर जाते हैं। लेकिन एंशिएंट मैगोस को कोई नहीं रोक सका। उन्होंने पूरा स्टबबर्न वर्ल्ड अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये था एंशिएंट मैगोस का ना गोल्डन एरा। लेकिन फिर उनका ग्रीड और बढ़ गया। अंडरग्राउंड कॉन्क्यूर करने के बाद उन्होंने दूसरे वर्ल्ड इन्वेट करना शुरू कर दिया।
एक के बाद एक वर्ल्ड जीतने लगे जब तक कि वो एक टेरिफाइंग पावरफुल वर्ल्ड से नहीं टकरा गए। और वही मतलब ना वही हुआ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। ये बैटल इतनी हॉरिफाइंग थी कि दोनों वर्ल्ड हैवीली डैमेज हो गए, मेगास वर्ल्ड भी वीक हो गया और अंडरग्राउंड वर्ल्ड तक जाने वाले पैसेज डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद स्टर्वर्न वर्ल्ड सिर्फ लेजेंड बनकर ना रह गया। लेलिन अब श्योर हो जाता है कि वो डेफिनेटली अंडरग्राउंड वर्ल्ड में है अभी। लेकिन क्वेश्चन ये है, कौन सा लेयर? लेलिन लॉजिकली एनालाइज करता है, अगर वो डीपर डेंजरस लेयर में होता तो अब तक उसे काउंटलेस एनर्जी मतलब हाई एनर्जी मॉन्स्टर मिल चुके होते, लेकिन अभी तक मोस्टली वीक क्रिएचर ही मिले हैं। इसलिए लेलिन एकदम ना कंक्लूड करता है वो प्रोबेबली फर्स्ट या सेकेंड लेयर में। एक महीने की वंडरिंग के बाद मतलब घूमने के बाद लेलिन नोटिस करता है कि लाइफ साइन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। पहले सिर्फ मोस और इंसेक्ट थे, लेकिन अब बैट लाइक बर्ड और ग्रे बोर यहाँ पर न मिलने लगे थे। यानी वो स्लोली बैरन जोन से बाहर आ रहा था। और तभी एआई चिप अलर्ट देता है, एनर्जी वेव डिटेक्टेड। लेलिन इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इसका मतलब नियर बाय कोई इंटेलिजेंट बीइंग या स्पेल यूजर एग्जिस्ट करता है। भाई कौन आने वाला है? लेलिन इमिडिएटली सिग्नल की डायरेक्शन एकदम रश करता है। कुछ देर बाद उसके सामने एक इंटेंस बैटल सीन अपीयर होता है। 5 लोग मिलकर एक जाइंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। टीम में 2 मेल वॉरियर थे जो जाइंट आयरन स्वॉर्ड यूज कर रहे थे और 3 एक्लोइटी थे, 2 फीमेल और 1 मेल। उनके सामने एक टेरिफाइंग जाइंट ग्रे बोर था। ये नॉर्मल बोर से कई गुना बड़ा था। उसके माउथ के नीचे 3 पेयर ऑफ क्रिसेंट शेफ्ट दांत थे और उसका पूरा बॉडी मड और हार्ड एंडेड रेजाइन आर्मर से कवर्ड था। एक्लोइटी के स्पेल उस पर ऑलमोस्ट 0 डैमेज कर रहे थे। सडनली जाइंट बोर फुल स्पीड में चार्ज करता है। अर्थ शेक होने लगते हैं। एक ग्रैंड नाइट बैलेंस लूज करता है और नेक्स्ट सेकेंड ही बूम, वो डायरेक्टली बोर के एकदम टक्स के हिट होकर हवा में उड़ जाता है। उसके बॉडी पे फ्लोड फाउंटेन की तरह एकदम बाहर निकलता है ब्लड जो था। दूसरा नाइट ये देखकर पैनिक में रिट्रीट कर लेता है और अब तीनों एक्लोइटी कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो जाते हैं। वो फीमेल एक्लोइटी फियर में पीछे गिर जाती है। मेल अप्रेंटिस उनके सामने खड़ा हो जाता है जैसे सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हो। वो कंटिन्यूसली फायर बॉल कास्ट करता है, लेकिन जाइंट बोर और ज़्यादा एंग्री हो जाता है। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, शैडो वाइंडिंग। सडनली ब्लैक शैडो टेंटिकल ग्राउंड से बाहर निकलते हैं और जाइंट बोर के एक लेग को टाइटली बाइंड कर देते हैं। बूम, हाई स्पीड चार्ज बीच मॉन्स्टर डायरेक्टली ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। बोन्स टूटने की आवाज़ तक सुनाई देती है और स्मोक के बीच से लेलिन कामली वॉक करता हुआ सामने आता है। कंप्लीटली बैडेस्ट एंट्री थी। शैडो रोप्स मॉन्स्टर को टाइटली बाइंड कर देते हैं। लेलिन स्माइल करता है और पूछता है, तुम लोग ठीक हो? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अप्रेंटिस उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाता भाई। लेलिन रियलाइज़ करता है कि सरफेस वर्ल्ड और अंडरग्राउंड वर्ल्ड की लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। तब लेलिन एंशिएंट बायरन लैंग्वेज यूज करता है। ये वही एंशिएंट लैंग्वेज है जो ओरिजिनल मैगस यूज करते थे। और क्योंकि ये यूनिवर्सल मैजिकल लैंग्वेज है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में भी लोग इसे समझ सकते हैं। फाइनली अप्रेंटिस रिलैक्स करता है। मेल अप्रेंटिस रेस्पेक्टफुल्ली आंसर देता है, ये ईस्टर्न ट्वाइलाइट जोन का वुडी वेस्टलैंड है। क्या बोला इसने? ईस्टर्न ट्वाइलाइट जोन का वुडी वेस्टलैंड। क्या? लेलिन इंस्टेंटली ये नाम एकदम मेंटली नोट करता है। लेलिन जो है इंजर्ड नाइट को एकदम मेडिसिन देता है। फीमेल अप्रेंटिस इमिडिएटली उसकी एकदम रिट्रीट करने स्टार्ट कर देती है। तभी एक जाइंट ब्लैक स्नेक सडनली अपीयर होता है। तीनों अप्रेंटिस फियर में पीछे हट जाते हैं। स्नेक अपने माउथ से अनकॉन्शियस आर्मर्ड नाइट को बाहर एकदम स्पीड करता है। लेलिन कैजुअली बोलता है, ये भी तुम्हारा कॉम्पेनियन है, मैं इसे रास्ते में मैंने उठा लिया था। फीमेल अप्रेंटिस स्लोली एकदम फुसफुसाती है, कावर्ड, क्योंकि वो नाइट फाइट छोड़कर भाग गया था। अब लेलिन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, नियर बाय टाउन कहाँ है? और मैगस बाजार। मेल अप्रेंटिस बताता है, क्लोजेस्ट टाउन का नाम पोटर टाउन है और ऑफिशियल मैगस गैदरिंग पॉइंट ट्वाइलाइट जोन का कैपिटल में है। ये सुनकर लेलिन फाइनली रिलीफ फील करता है
क्योंकि इसका मतलब इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और शायद मैगस सोसाइटी भी अभी तक ना अलाइव है। भाई मिल गया इसे, अब तो बहुत खुश होगा ना ये। लेलिन के एक न्यू जर्नी ना स्टार्ट हो चुका है। अब वो मिस्टीरियस टॉयलेट की तरफ ना बढ़ेगा जहाँ उसे ना मिलेंगे नए एलाइज, डेंजरस मिशन, एनिमीज, मिशन नहीं एनिमीज मिलेंगे। मिशन तो क्या वो अपने आप का ही करता है। यहाँ पर ना मेल अप्रेंटिस जो है उसका नाम आरोन है, उसके साथ दिखाया जाता है। वो लेलिन की तरफ ना रेस्पेक्ट और फियर के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ देखता है, क्योंकि उसने अपनी ना आंखों से देखा था कैसे लेलिन ने कैजुअली एक टेरिफाइंग 6 टूथेड जाइंट बोर का कंट्रोल कर लिया था। भाई कितना बड़ा नाम है यार, एक मिनट, 6 टूथेड जाइंट बोर, अरे यार इतना लंबा। मेरा छोड़ो। आरोन हिम्मत करके पूछता है, माय लॉर्ड आप शायद यहाँ के नहीं हो, और अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं आरोन हूँ। लेलिन स्माइल करता है और डायरेक्टली एडमिट करता है, हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ। लेकिन फिर लेलिन एक डेंजरस लाइन बोलता है, तुमसे क्वेश्चन पूछने से बेटर होगा अगर मैं डायरेक्टली खुद सब ले लूँ। जैसे ही लेलिन उन्हें देखता है, तीनों एक्लोइटी के बॉडी एकदम फियर स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि जैसे कोई प्रीडेटर उन्हें एकदम स्टेयर गुस्से से देख रहा हो। आरोन इंस्टेंटली डिफेंसिव स्टैंड लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेलिन कैजुअली 3 ब्लैक स्ट्रीम रिलीज करता है और नेक्स्ट सेकंड तीनों एक्लोइटी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल एफर्टलेसली। अब लेलिन आरोन के पास जाता है और अपना हाथ उसके सर पर रख देता है। आरोन की आंखें कंप्लीटली ब्लैक हो जाती है और तब लेलिन डायरेक्टली उसकी मेमोरीज रीड करना स्टार्ट कर देता है। काउंटलेस मेमोरीज, वॉइसेस और सीन्स लेलिन के सामने एकदम मूवी की तरह चलने लगते हैं। एआई चिप फुल स्पीड में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये एक डेंजरस स्प्रिट सर्चिंग टेक्निक थी जो सिर्फ वीकर बीइंग पर ना काम करती है। नॉर्मली लेलिन इन लोगों के साथ ना ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था और उसे पता था कि उसका बिहेवियर और लैंग्वेज इवेंचुअली सस्पिशियस लगने लगेगा। इसलिए उसने डायरेक्टली मेमोरी स्कैन चूज किया था। एआई चिप सबसे पहले अंडरग्राउंड लैंग्वेज एनालाइज करता है। इस लैंग्वेज का नाम था ट्वाइलाइट लैंग्वेज। चिप इंस्टेंटली इसे ना डाटाबेस में ना स्टोर कर लेता है। अब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद लेलिन इजीली अंडरग्राउंड वर्ल्ड की लैंग्वेज बोल पाएगा। उसके बाद लेलिन जियोग्राफी, फैक्शन और ट्वाइलाइट जोन की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और जो चीज़ उसे पता चलती है ना वो शॉकिंग थी। ये प्लेस ऑफिशियली ट्वाइलाइट जोन का नाम से ना जाना जाता है, और ये फर्स्ट अंडरग्राउंड लेयर है, फर्स्ट अंडरग्राउंड लेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। इसके अराउंड डेंजरस बीस्ट जोन और लावा ओसियसेस हैं, और 1000 ऑफ ईयर पहले 2 मॉर्निंग स्टार की बैटल ने मेटल में मेन अंडरग्राउंड पैसेज जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैसिव रॉक एकदम कोलैप्स ने इंटायर पाथवे सील कर दिया था। तब से ट्वाइलाइट जोन आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो गई है, यानी ये एक आइसोलेटेड अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन न बन चुके हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ये एरिया बहुत ह्यूज है, ऑलमोस्ट साउथ कास्ट के हाफ साइज जितना, और पॉपुलेशन अराउंड 40 से 50 मिलियन। इसीलिए सिविलाइजेशन अभी भी सर्वाइव कर रही है। लेलिन को पता चलता है कि ट्वाइलाइट जोन 5 रीजन में डिवाइडेड है। पहला ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल रीजन। यहाँ किंगडम या एम्पायर नहीं होते, हर सिटी बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंट पावर है। यही यानी पुराना स्ट्रक्चर काफ़ी क्योटिक है। लेकिन लेनिन को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट एक और चीज़ में से होती है, और वो है हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक। आरोन की मेमोरीज में लेनिन डिस्कवर करता है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत कॉमन है। साउथ कोस्ट में ये टेक्निक सुपर रेयर थी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन्हें सीक्रेट ट्रेजर की तरह एकदम प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ मैगस स्कूल डायरेक्टली हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक के अराउंड बिल्ड हुए हैं। हर स्कूल एक स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करता है, और टैलेंटेड डिसाइपल को ग्रेजुअली उस टेक्निक का एक्सेस दिया जाता है। लेनिन इंस्टेंटली रियलाइज करता है ये प्लेस एक जाइंट ट्रेजर है। आरोन जिस स्कूल से बिलोंग करता था उसका नाम था एगोलिस, और उसके स्कूल का कोर मेडिटेशन टेक्निक था कोर फ्लेम। भाई को सीधा सीधा भाई क्या मिल गया है। इसका दूसरा तो फायर वाला ही है ना एप्टीट्यूड।
लेकिन आरोन को इसका सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन सिखाया गया था। फिर भी ये सिंप्लीफाइड टेक्निक साउथ कोस्ट के मेडिटेशन टेक्निक से काफ़ी सुपीरियर थी। ये स्पिरिचुअल फोर्स फास्ट इंक्रीज करती थी और ऑफिशियल मैगस बनने की प्रोबेबिलिटी भी ना बहुत ज़्यादा थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी ने सिंप्लीफाइड वर्जन ट्रेन किया हो तो लेटर वो ओरिजिनल हाई ग्रेड टेक्निक को स्मूथली लर्न कर सकता है। यानी सिंप्लीफाइड वर्जन बेसिकली मतलब ना पहला कदम है सीखने का। सिर्फ टैलेंटेड डिसाइबल को फुल इनर्टेंस मिलती है। ये सब जानकर लेलिन के अंदर एक्साइटमेंट ना एक्सप्लोड होने लगती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पावरफुल ब्लड लाइन और एआई चिप है। अगर उसे मल्टीपल हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक मिल जाए तो उसकी ग्रोथ टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच सकती है। लेलिन की आंखें ना ये सब देखकर ना आंखें एकदम एक्साइटमेंट से शाइन करने लगती है। उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट चल रहा था, ट्वाइलाइट जोन एक जाइंट ट्रेजर है, बाय जाइंट ट्रेजर। लेलिन जो है ना हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक ट्रेन करता है ना, उसका नाम किमियन पुपिल है। ये टेक्निक उसे ग्रेट मैगस सेरलम की इनहेरिटेंस से मिली थी। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इस टेक्निक को सिर्फ जाइंट किमियन सर्पेंट ब्लड लाइन वाले वॉरलॉक ही यूज कर सकते हैं। और सबसे डेंजरस बात, टेक्निक इनकम्प्लीट है, सिर्फ 3 लेवल अवेलेबल है। सेरलम ने हिंट दिया था कि उसका रिमेनिंग पार्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हो सकता है, लेकिन लेलिन को सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता था। यानी करेंटली उसका फ्यूचर पाथ इनकम्प्लीट है। मतलब जो ग्रेट मैगस सेरलम बोल रहे हैं, ये क्या 4 मतलब रैंक 4 से भी ऊपर का था क्या? बाद में जाके पता चलेगा हमको। इसी वजह से लेलिन ने बहुत पहले एआई चिप को एक मिशन दिया था, किमियन पुपिल का मिसिंग पार्ट सिमुलेट करो। लेकिन इशू ये था कि एआई चिप के पास इनफ हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक का डाटा नहीं था, इसलिए प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो थी। सेक्रेट फ्लेम नाम की एक और टेक्निक लेलिन को मिली थी, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट थी और उसके साइड इफेक्ट भी डेंजरस थे। लेकिन अब ट्वाइलाइट जोन की एग्जिस्टेंस ने सब कुछ चेंज कर दिया। लेलिन रियलाइज करता है कि ट्वाइलाइट जोन में काउंटलेस हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो इन टेक्निक को डाटा कलेक्ट कर ले तो एआई चिप फ्यूचर में किमियन पुपिल के मतलब ना रीस्टोर कर सकता है उसको। ये थॉट लेलिन को एक्सट्रीमली एक्साइटेड कर देता है। उसके दिमाग में एक डेंजरस प्लान ना स्लोली शेप लेने लगता है। आरोन की मेमोरीज के अकॉर्डिंग जो ट्वाइलाइट जोन में ना मल्टीपल मैगोस स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। हर स्कूल अपनी स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक प्रोजेक्ट करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली किसी आउटसाइडर को टेक्निक नहीं दिया जाता, कोर मेंबर के मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं उनको भी। लेकिन लेलिन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करने का एक प्लान बना रहा था। वो ऑलरेडी रैंक 2 वॉरलॉक है और उसकी कॉम्बैट पावर नॉर्मल रैंक 2 मैगोस से भी ज़्यादा डेंजरस है। यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फोर्सफुल्ली भी टेक्निक ना ऑब्टेन कर सकता है। लेकिन मेडिटेशन टेक्निक ही लेलिन का एक ओनली इंटरेस्ट नहीं है, उसे एंशिएंट मैगोस का नॉलेज भी चाहिए। ट्वाइलाइट जोन ने एंशिएंट एरा की ट्रेडिशन और रिसर्च के प्रिजर्व किए हुए हैं, और लेलिन के लिए एंशिएंट मैगोस का नॉलेज प्राइजलेस है, क्योंकि उसे लगता है कि एंशिएंट एरा की ट्रू पावर का सीक्रेट वहीं पर छुपा है। अब लेलिन हाई स्पीड में मतलब पोर्टर टाउन की तरफ ना ट्रैवल करता है। आरोन ने कहा था कि टाउन तक पहुंचने में मतलब 1.5 दिन लगेंगे, लेकिन लेलिन मल्टीपल स्पीड स्पेल का ना यूज करता है और सिर्फ आधे घंटे में पोर्टर टाउन उसके सामने होता है। पोर्टर टाउन का आर्किटेक्चर साउथ कोस्ट के कम्प्लीटली डिफरेंट था। बिल्डिंग टॉल और एलिगेंट थी, जैसे हर इंच स्पेस केयरफुल्ली तराशा गया हो। लेकिन सबसे आई कैचिंग चीज़ थी टाउन का सेंटर में एक जाइंट मिनारेट और उसके टॉप पर एक ग्लोइंग बॉल ऑफ लाइट। लेलिन उसे देखकर इंस्टेंटली इमोशनल फील करता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वॉल में इतने टाइम बाद उसे सनलाइट जैसा कुछ दिखने को मिला था। लेकिन ये एक्चुअल सन नहीं था, ये था सनस्टोन, एक स्पेशल अंडरग्राउंड मिनरल जो सनलाइट और वार्थ जैसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अंडरग्राउंड वॉल के लोग इसी पर डिपेंड करते हैं। हर टाउन में ऐसे लाइट हाउस स्ट्रक्चर होते हैं जो कोप्स को न लाइट और हीट प्रोवाइड करते हैं। लेलिन अब फाइनली प्रॉपर अंडरग्राउंड फार्मिंग दिखता है, मतलब अंडरग्राउंड का फार्मिंग खेती बाड़ी होता है ना, वही सब दिखता है। टाउन के साइड में ह्यूज फार्मलैंड था जहाँ कुछ ओट ग्रो किए गए थे, कुछ मतलब उगा रहे होंगे यार भुट्टा वुट्टा कुछ। लेकिन मेजोरिटी क्रॉप्स कुछ और ही थी। जाइंट ग्रे मशरूम था यार, भुट्टा बोल दिया मैं।
ये मशरूम लेलिन का काफ तक हाइट रखते थे। ये मतलब ना, और इनका नाम था ग्रे स्पॉटेड फंगस। ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड का स्टेबल फूड था। ट्वाइलाइट जोन के कॉमनर मोस्टली इस फंगस पर ना सर्वाइव करते थे, जबकि नोबल और मैगोसस ऑथ मीट, फ्रूट और वेजिटेबल खाते थे। यानी इवन अंडरग्राउंड वॉल में भी क्लासेस डिफरेंस क्लियरली एग्जिस्ट करता है। टावन के गेट पर दो गार्ड लेलिन को रोक देते हैं। उनके कपड़े पुअर कंडीशन में थे और वेपन भी रस्टेड थे, लेकिन लेलिन कामली टॉयलेट लैंग्वेज में वो बात करता है। गार्ड इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। लेलिन सीक्रेटली हाइपोनिस्ट टाइप स्पेल यूज करता है और गार्ड बिना इशू किए उसे एंट्री करना देते हैं। वो पोर्टर टाउन के रूलर का नाम भी न बताते हैं, बैरन जोसेफ। लेलिन फिर एक स्मॉल सी इन में न स्टे करता है। इन ऑनर उसे बेस्ट रूम देता है। डिनर में उसे ऑथ और साल्टेड मीट सर्व होता है और नियर बाय पुअर चिल्ड्रन उसका फूड देखकर एकदम क्या बोले लारे टपरा एकदम न टपका रहे थे, क्योंकि ट्वाइलाइट जोन में ऑथ और मीट लग्जरी फूड माना जाता है। कॉमन पीपल यूजुअली सिर्फ मशरूम खाते हैं। लेलिन को फूड एवरेज लगता है, लेकिन एक मंथ वाइल्डनेस में सर्वाइव करने के बाद ये भी काफ़ी था। डिनर के बाद लेलिन फाइनली अपने रूम में रेस्ट करता है और तब वो अपने स्पेशल पाउच से एक ग्रीन वुडन गॉबलेट निकालता है। और ये था ना विजडम ट्री का जो ट्रेजर था ना वही था ये। गॉबलेट भी विजडम ट्री की वुड से ना बना था और उसके अंदर था विजडम ट्री एक्सट्रैक्ट। ये एक लेजेंडरी आइटम जो स्पिरिचुअल फोर्स इंक्रीज कर सकता है और रैंक 2 मैगस को ब्रेक थ्रू में हेल्प करता है। ये चिप एनालाइज करता है और कंफर्म करता है कि आइटम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, लेकिन लेलिन अभी उसे यूज नहीं करता क्योंकि उसका करंट लेवल अभी रैंक 2 के स्टार्टिंग स्टेज में है। अगर वो अभी यूज करेगा तो प्रीसियस इफेक्ट वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए वो आइटम केयरफुली स्टोर कर देता है। और तभी टाउन के सेंटर में बेल की लाउड साउंड आती है, बेंग डैंग साउंड। सडनली न सन स्टोन की लाइट बंद हो जाती है। पूरे टाउन में डार्कनेस स्प्रेड होती है। लेलिन कामली समझ जाता है नाइट मोड एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि सन स्टोन का मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए टेम्पररी रिप्लेस किया जाता है। और भाई अंडरग्राउंड वर्ल्ड परमानेंटली डार्कनेस में कवर्ड है। सिर्फ वही एरिया सेफ होते हैं जहां सन स्टोन इंस्टॉल्ड होते हैं। ये स्पेशल स्टोन सनलाइट और हीट जनरेट करते हैं। हर 12 घंटे में इन्हें रिप्लेस और मेंटेन किया जाता है ताकि सिटीज़ में सरफेस वर्ल्ड जैसी लाइट कंडीशन बनी रहे। लेकिन पोर्टर टाउन जैसे स्मॉल टाउन के पास पावरफुल सन स्टोन नहीं होते। यहाँ के सन स्टोन बस एक अंधे जितना बड़ा था, एक अंडे जितना बड़ा था। लेकिन लेजेंड के अकॉर्डिंग इस कैपिटल सिटीज़ में माउंटेन साइज सन स्टोन भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर किसी सिटी का सन स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा एरिया डार्कनेस और मॉन्स्टर के कंट्रोल में चला जाता। इसी वजह से सन स्टोन को मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाती है। लेलिन अपने ही इन रूम में विंडो के बाहर डार्कनेस देखता है और सर्टेन वो बंद कर देता है। फिर वो डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और मेडिटेशन स्टार्ट करता है। डार्क रेड एलिमेंटल पार्टिकल उसके बॉडी में गैदर होने लगते हैं। उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो सिल्वर क्रिस्टल सील बनी हुई थी ना, वो और स्टेबल होने लगती है। क्या स्टेबल होने लगती है? और एल्रिक का डेंजरस मार्क भी ना वीक पड़ रहा था। अच्छा समझ गया भाई, मेरे से गलती हुई है। लेलिन फाइनली रिलैक्स करता है क्योंकि पहली बार उसकी इंजरीज प्रॉपरली हील होती हुई दिख रही थी। लॉन्ग टाइम बाद लेलिन पीसफुल्ली सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सरप्राइजली फ्रेश फील करता है। उसकी पावरफुल वाइटलिटी ने एक ही रात में उसकी फैटिक रिकवर कर दी थी। इनकी बॉस लेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है, आउट मील ब्रेक और मिल्क। लेकिन नियर बाय पुअर चिल्ड्रन उसका ब्रेकफास्ट क्या करें हैं, फिर भी देख रहे हैं। उनकी आंखों में हंगर क्लियरली विजिबल था, लेकिन वो वो लोग तो डेयर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अंडरग्राउंड वॉल में आम पीपल यूजुअली डेंजरस होते हैं। जो हथियारों के साथ होते हैं वो डेंजरस होते हैं। उन्होंने पहले देखा था कि कैसे एक पावरफुल वॉरियर ने सिर्फ इरिटेशन में एक चाइल्ड को मार दिया था और उसे बियरली पनिशमेंट मिली थी। इसलिए बच्चे सिर्फ दूर से देखते रहते हैं। इन ऑनर चिल्ड्रन को डांट कर भगाना चाहती थी, लेकिन लेलिन उसे रोक देता है। वो कामली बोलता है, उन्हें खाने दो।
क्या खाने दे दिया इसने? चिल्ड्रन इमीडिएटली एकदम ब्रेड पकड़कर खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक ओल्डर बॉय अपना ब्रेड सेव करता है, शायद किसी फैमिली मेम्बर के लिए। लेलिन इंस्टेंटली समझ जाता है ये फैमिलीज एक्सट्रीमली पुअर हैं। ग्रे स्पॉटेड फंगस उनका बेसिक फूड है और प्रॉपर ब्रेड उनके लिए लग्जरी है। लेकिन लेलिन बस क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, वो अननेसेसरी इमोशन शो नहीं करता। और तब लेलिन एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। वो पोर्टर टाउन में परमानेंटली टेम्प्रोरी सेटल होने के प्लान बनाता है। मतलब ना, परमानेंटली टेम्प्रोरी सेटल होने का प्लान बना रहा था। दोनों एक साथी को सेट दिया है क्योंकि जब तक उसकी इंजरीज फुल मतलब हील नहीं होती, उसे लो प्रोफाइल मेंटेन करना होगा। इसलिए वो इन ओनर से पूछता है यहाँ शॉप कैसे ओपन करते हैं। लेकिन स्पेशली एक वेपन शॉप ना ओपन करना चाहता था। उसके दो रीजन थे। पहला, ये एक परफेक्ट कवर आइडेंटिटी थी और दूसरा, वो सीक्रेटली रे ऑफ डाउन मतलब सोर्ड को एनालाइज कर सकता था। एडवेंचर एरिया होने की वजह से वेपन का बिजनेस एकदम प्रॉफिटेबल था। इन ओनर उसे एकदम ना एक्सप्लेन करता है डिपार्टमेंट ऑफ इटर्नल अफेयर गार्ड और बैरन जोसेफ की परमिशन। लेकिन लेलिन के लिए ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो एक मैगोस था। मेमोरी अल्टरनेशन और हाइप्नोसिस स्पेल की हेल्प से उसने सब अप्रूवल मतलब ना इनक्रेडिबली फास्ट ले ली थे और कुछ ही दिनों में एक वेपन शॉप क्वाइटली ओपन हो गया था। नाम था ब्लेजिंग हैमर। शॉप के सेटअप इम्प्रेसिव था। फ्रंट में वेपन डिस्प्ले था, बैक में स्टोरेज और स्मिथिंग रूम और ऊपर लेलिन के एक प्राइवेट रूम। मतलब वॉल पर मल्टीपल शार्प वेपन साइन कर रहे थे और क्विकली शॉप फेमस होने लगता है। एक ह्यूज मर्सनरी टाइप कस्टमर अंदर आता है और एक स्टील स्वॉर्ड देखकर इंस्टेंटली अट्रैक्टेड हो जाता है। उसे स्वॉर्ड की क्वालिटी देखकर शॉक लगता है क्योंकि इतनी हाई लेवल टेम्परिंग टेक्निक यूजुअली सिर्फ कैपिटल सिटी में मिलती थी। लेकिन प्राइस देखकर वो ऑलमोस्ट चौक हो जाता है। 50 गोल्ड। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ये ह्यूज अमाउंट था। वो बार्गेनिंग ट्राई करता है लेकिन लेलिन का ना एम्प्लॉय पोलाइटली मना कर देता है, नो बार्गेनिंग। मर्सनरी गुस्सा होता है लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि उसे ऑलरेडी लेलिन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के र्यूमर सुन रखे थे। कुछ लोकल थग्स ने प्रोटेक्शन मनी मांगने की ट्राई की लेकिन लेलिन ने सेकंड में सबको डिस्ट्रॉय कर दिया और गार्ड भी इंस्टेंटली उसके साइड पर आ गए। तब से सब लोग समझ गए कि ब्लेजिंग हेवन के ऑनर मतलब उसको प्रोवोक करना नहीं, मतलब उससे प्रोवोक ही नहीं करना है। रात को देखते हैं शॉप बंद होने के बाद एम्प्लॉय बायलिन लेलिन के रूम में आता है। वो इटर्नली नर्वस फील करता है क्योंकि लेलिन का ऑरा नॉर्मल नोबल से कई ज़्यादा ओवरवेलिंग था। बायलिन सीक्रेटली सोचता है शायद बॉस किसी एंशिएंट नोबल फैमिली के हायर हैं। रूम के अंदर रेलिन रिलैक्स पोशन में ना सॉफ्ट चेयर पर पड़ा होता है। उसके हाथ में एक जाइंट ब्लैक बुक थी और वो कामली पेपरमिंट ड्रिंक इंजॉय कर रहा था। पाइलन इंस्टेंटली शॉक फील करता है क्योंकि ट्वाइलाइट जोन में लिटरेसी इटसेल्फ नोबिलिटी का सिंबल थी। बुक सिर्फ इलाइट लोगों के पास होती थी। भाई क्या, बुक सिर्फ इलाइट लोगों के पास होती है? छोड़ो, जाने दो, आगे देखते हैं। आगे बायलिन रेस्पेक्टफुल्ली लेलिन को शॉप की कंडीशन रिपोर्ट करता है। वो नर्वस टोन में बोलता है, बॉस कस्टमर तो काफ़ी आते हैं लेकिन आपके वेपन प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। इस रेट पर शॉप इस मंथ लॉस में जा सकता है। लेकिन लेलिन को प्रॉफिट या लॉसेस से बिल्कुल टेंशन नहीं होता। वो कैजुअली आंसर करता है, अच्छा समझ गया, और बायलन को डिसमिस करता है। बायलन इंटरनली कंफर्म कर लेता है ये लॉर्ड लेलिन डेफिनेटली किसी एंशिएंट नोबल फैमिली के हायर हैं क्योंकि कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन इतना केयरलेस नहीं हो सकता। बायलन के जाने के बाद लेलिन फिर से अपनी मिस्टीरियस बुक पढ़ने लगता है। बुक के येलो पेज पर ग्लोइंग रेड रूइंस कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे और लेलिन क्वाइटली एकदम ना पढ़ रहा था। रे ऑफ डाउन को रिप्लिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो मनी मन कहता है। तब रिवील होता है लेलिन ने वेपन शॉप एक्चुअली बिजनेस के लिए नहीं खोला था। उसका पर्पस था एक प्राइवेट स्मेल्टिंग वर्कशॉप क्रिएट करना ताकि वो सीक्रेटली मैजिकल एक्सपेरिमेंट कर सके। शॉप में ना जो वेपन मिल रहे हैं ना वो सिर्फ साइड प्रोडक्ट थे, मेन प्रोजेक्ट तो ना कुछ और ही था। और फिर टाइम स्किप होता है, पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब पोर्टर टाउन के लोग लेलिन के स्ट्रेंज बिहेवियर जो था उसके आदत हो चुके थे।
वो रेयरली बाहर निकलता था, शॉप मोस्टली बाइलन हैंडल करता था और लोग सिर्फ इतना जानते थे, लेलिन एक रिच नोबल बैकग्राउंड का मिस्टीरियस एडवेंचर है। ब्लेजिंग हैमर शॉप का बोर्ड भी अब पुराना और फेडेड लगने लगा था, लेकिन एक चीज़ फेमस थी, शॉप के वेपन की क्वालिटी। हर ब्लेड टॉप टायर क्राफ्टमैनशिप की होती थी, लेकिन प्राइस इतनी इंसेन थी कि लोग मोस्टली ना सिर्फ देखकर चले जाते। लेलिन इंटेंसली ऐसा करता था, क्योंकि अगर शॉप टू सक्सेसफुल हो जाती तो दूसरे वेपन सेलर जेलस हो जाते और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते। लेलिन अभी लो प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता था। एक दिन एक फैमिलियर बॉय शॉप में एंटर करता है। उसका नाम था लॉन्ग बॉटम, एक पुअर हंटर फैमिली का इंटेलिजेंट लड़का। लॉन्ग बॉटम रेगुलर बेसिस पर शॉप में आता था। वो फ्री में मतलब क्लीनिंग और हेल्पिंग करता था, सिर्फ एक स्मॉल रिवार्ड के लिए। बाइलेन उसे एकदम सीक्रेटली एक वेपन होल्ड करने देता था और लॉन्ग बॉटम को फेवरेट वेपन था वो एक ब्यूटीफुल सिल्वर क्रॉस ब्लेड। उसके मतलब ना हिल्ट में ना रेड जेम एम्बर्ड था और उसके लिए वो स्वॉर्ड किसी ट्रेजर से कम नहीं था। लॉन्ग बॉटम उस ब्लेड को केयरफुल्ली पकड़ता है और नाइट की तरह स्लैश प्रैक्टिस करता है। उसकी आइज में एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी, क्योंकि उसका बिगेस्ट ड्रीम था नाइट बनना। लेकिन बाइलिन है सैडली उसे रियलिटी बताता है, पोर्टर टाउन के ऑर्डिनरी सोल्जर से सीख कर तुम कभी रियल नाइट नहीं बन पाओगे। ट्वाइलाइट जोन में मतलब पुअर लोगों के लिए पावरफुल बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ट्रेनिंग एक्सपेंसिव थी और नॉवल बैकिंग भी ज़रूरी होती थी। बाइलन फिर लॉन्ग बॉटम को सजेस्ट करता है, नाइट बनने का ड्रीम छोड़ दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रीडिंग और शॉपकीपिंग सिखाऊंगा, कम से कम फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लॉन्ग बॉटम इमोशनल हो जाता है, क्योंकि लिटरेसी भी मतलब ट्वाइलाइट जोन में लग्जरी थी और बाइलेन उसे फ्री में सिखाने को रेडी था। लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट एक काम वॉइस एकदम इको होती है, सी वाट। लेलिन सडनली रूम में इंटर कर चुका था। बाइलिन का फेस्ट इंस्टेंटली पेल पड़ जाता है, क्योंकि टेक्निकली उसने शॉप के एक्सपेंसिव मतलब वेपन अनऑथोराइज्ड पर्सन को टच करने दिए थे और ये ह्यूज ऑफेंस था। लॉन्ग बॉटम भी ना पैनिक में ना शॉट गिरा देता है। उसके लेग ना एकदम ना ट्रेम्बल करने लगते हैं। उसे लगता है अब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। लेकिन लेलिन सिर्फ ना स्माइल करता है और टीजिंग टोन में बोलता है, लगता है तुम लोग मेरे एब्सेंस में काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। बाइलेन इमीडिएटली ना नील डाउन करके एकदम माफ़ी मांगने लगता है। लॉन्ग बॉटम तो प्रॉपरली ना बोल ही नहीं पाता वो। फिर लेलिन लॉन्ग बॉटम की तरफ देख कर पूछता है, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे वेपन टच किए तो कंपनसेशन कैसे दोगे? पुअर लॉन्ग बॉटम ऑलमोस्ट रो पड़ता है। उसकी फैमिली के पास पैसा भी नहीं था। लेकिन सडनली लेलिन अनएक्सपेक्टेड पनिशमेंट अनाउंस करता है। बोलता है, आज से रोज़ 2 घंटे मेरी शॉप में और जॉब करोगे बस। लॉन्ग बॉटम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था ये तो उससे फाइन भरना पड़ेगा या गार्ड उसे जेल ले जाएंगे, मतलब उसे लग रहा था। लेकिन इंस्टेंट उसने ऑफिशियली शॉप में रहने का ना चांस मिल गया उसे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो लेलिन जैसी पावरफुल नाइट के ना क्लोज रह सकता था। ये उसके लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी। वायलेंट इमिडिएटली उसे फोर्स करता है थैंक यू बोलने के लिए, और लॉन्ग बॉटम इमोशनल ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता है। एक्चुअली लेलिन पहले से ही बाइलेन और लॉन्ग बॉटम की एक्टिविटीज़ नोटिस कर चुका था, लेकिन उसने इंटरनली ना इग्नोर किया, क्योंकि उसका मूड अनयूजुअली अच्छा था और रीज़न था उसका सीक्रेट एक्सपेरिमेंट फाइनली कंप्लीट हो गया था। अच्छा कंप्लीट हो गया, इसके लिए बाहर निकला है ताज़ी हवा खाने के लिए। लिलिन अपने रूम में जाता है और एआई चिप को कमांड देता है, वेपन ब्लूप्रिंट सिमुलेटेड स्टेटस दिखाओ। एआई चिप इंस्टेंटली एकदम रिस्पॉन्ड करता है 100%। उसके सामने एक ब्लैक क्रॉस ब्लेड का ब्लूप्रिंट अपीयर होता है। बाहर से स्वॉर्ड ऑर्डिनरी लगती थी, लेकिन अंदर काउंटलेस मैजिक रूइन और एनर्जी मतलब सर्किट न हिडन थे। 2 साल की रिसर्च के बाद लेलिन फाइनली रे ऑफ डाउन मैजिकल आर्टिफैक्ट को कम्प्लीटली एनालाइज कर चुका था और उसने अपनी स्मेल्टिंग नॉलेज, स्पेल फॉर्मेशन और मैजिकल इंजीनियरिंग कंबाइन करके एक एक्सक्लूसिव वेपन क्रिएट किया था। उस वेपन का नाम था मीटियोर है भाई नाम। एक टेरिफाइंग कस्टम मैजिकल स्वॉर्ड जो स्पेशली लेलिन के लिए डिजाइंड थी। अपने लिए एक स्वॉर्ड बना चुका है और उसका नाम है मीटियोर।
एआई चिप है ना, एआई चिप फाइनली उसके एक्सक्लूसिव वेपन का ना फुल ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर देता है। वेपन का नाम था ना मीटियोर, एक टेरिफाइंग वॉरलॉक एक्सक्लूसिव मैजिकल स्वॉर्ड था। एआई चिप डिटेल एनालिसिस जो है वो शो करता है स्वॉर्ड की लेंथ 1.67 मीटर होगी। उसके अंदर मल्टीपल मैजिकल रूइंस इनग्रेव्ड होंगे, जैसे ना हाई ग्रेड एनर्जी कन्वर्जिंग रूइंस, फायर एलिमेंटल ब्रांड रूइंस और एक डार्क एलिमेंटल एम्प्लीकेशन रूइंस। और फाइनल रिजल्ट एस्टिमेटेड ग्रेड हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट। यानी ये ऑर्डिनरी मैजिकल वेपन नहीं था, ये एक टॉप टायर आर्टिफैक्ट बनने वाला था। लेलिन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि 2 साल की रिसर्च फाइनली सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन जब वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ना इंस्पेक्ट करता है, उसका मूड इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। 2 साल के रिकवरी के बाद भी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इंजरीज कम्प्लीटली हील नहीं हुई थी। उसका सिल्वर क्रिस्टल अभी भी उसके कॉन्शियसनेस के ह्यूज पोर्शन सील किए हुए थे। रिजल्ट लेलिन अभी भी सिर्फ पीक रैंक 1 मैगोस की स्ट्रेंथ यूज कर सकता था। हाँ, रैंक 3 मतलब एल्रिक का ना जो ट्रैकिंग मार्क फाइनली ना डिस्ट्रॉय तो हो चुका था, लेकिन ना उस प्रोसेस में एक पूरा साल लग गया था। मतलब ये देखकर ना लेलिन रियलाइज करता है कि रैंक 3 मैगोस कितने टेरिफाइंग ने पावरफुल होते हैं। लेकिन अब लेलिन को लगता है वो इनफ रिकवर कर चुका है और अब टाइम आ गया है ट्वाइलाइट जोन के डीपर एरियाज एक्सप्लोर करने का। क्योंकि पोर्टर टाउन बहुत स्मॉल और ना रिमोट जगह थी। यहाँ पर पावरफुल मैगोस ऑलमोस्ट एक्सटिंट नहीं करते थे, यहाँ पर आते नहीं थे। मतलब सीधा सीधा बोले तो एक्लाइटी लोग होंगे सबसे पावरफुल यहाँ पर। लेलिन का असली टारगेट था ट्वाइलाइट जोन की लार्ज सिटी, बड़े बड़े शहर, क्योंकि वहाँ एंशियंट नॉलेज और हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक जो है वो मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट वॉरलॉक के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। वॉरलॉक ब्लड लाइन एक ब्लेसिंग भी थी और कर्स भी। एंशियंट ब्लड लाइन लेलिन को इमेंस पावर देती थी, लेकिन उसके इमोशन को अनस्टेबल भी न बनाती थी। कभी कभी उसके अंदर वायलेंट इम्पल्स राइज होने लगते थे और लेलिन जैसे लॉजिकल और कैलकुलेटिव पर्सन, मतलब इतना कैलकुलेटिव और लॉजिकल पर्सन भी ना मतलब अपनी इमोशन पर ना कंट्रोल लूज करने लगता भाई। और उसे ये बर्दाश्त भी नहीं था। मतलब इसीलिए वो एंशियंट रिकॉर्ड एकदम सर्च करना चाहता था, ताकि वॉरलॉक साइड इफेक्ट को ना सप्रेस करने का सॉल्यूशन मिल सके। और लेलिन को पूरा यकीन था ट्वाइलाइट जोन में उसे आंसर मिल सकते हैं। अब दूसरे दिन के आफ्टरनून, मतलब नेक्स्ट डे के आफ्टरनून, लिटिल लॉन्ग बॉटम फिर से शॉप पर आता है। लेलिन यूजुअली काउंटर पर बैठा हुआ था और उसे लॉन्ग बॉटम को ना एक टास्क दिया था उसने। मतलब ये टास्क दिया था, स्टोर रूम के सारे मेटल ब्लॉक्स बैकयार्ड में ले जाओ। बैलेन इंस्टेंटली शॉक हो जाता है क्योंकि वो मेटल्स इंसेनली हैवी थे, एक एक लॉन्ग बॉटम के बॉडी वेट से भी ना ज़्यादा हैवी थे। बाइलन इमिडिएटली प्रोटेस्ट करता है, बॉस बॉस ये इम्पॉसिबल है। लेकिन लेलिन कैजुअली आंसर करता है, कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता है तो छोड़ दे। लॉन्ग बॉटम माउंटेन जैसा मेटल ब्लॉक को देखता है और साइलेंटली काम शुरू कर देता है। वो एक मेटल पीस को बेयरली ग्राउंड से उठाता है। उसके आर्म्स वायलेंटली ट्रेमल करने लगते हैं, पसीना कंटिन्यूसली बहने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं। पूरे आफ्टरनून पोर्टर टाउन के लोग एक अनोखा सीन देखते हैं। एक छोटा सा स्किनी बॉय जाइजेंटिक मेटल ब्लॉक एकदम ना उठा रहा है, ड्रैग कर रहा है, घसीट रहा है, एकदम मतलब ना बहुत काम कर रहा है यार, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। छोड़ो, हर स्टेप पर ना उसकी बॉडी शेक करती है, लेकिन उसकी आइज में डिटर्मिनेशन है। बाइलन वर्डी हो जाता है, एकदम वॉरिड हो जाता है। उसे लगता है ये काम परमानेंटली लॉन्ग बॉटम के बॉडी को डैमेज कर देगा। लेकिन लॉन्ग बॉटम सिर्फ एक डायरेक्शन में ना देखता है, वो था लेलिन की तरफ। वो लेलिन की तरफ ही देख के मर रहा है। उसके लिए ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, ये एक टेस्ट था और शायद मान लो एक अपॉर्चुनिटी भी है। 10 दिन तक लॉन्ग बॉटम कंटिन्यूसली काम करता रहता है और फाइनली सारे मेटल बैकयार्ड तक मूव कर देता है। लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट लेलिन एक और ऑर्डर देता है, अब इन सबको वापस स्टोर रूम में रखो। लॉन्ग बॉटम का फेस तो पेल पड़ जाता है। उसकी बॉडी ऑलरेडी लिमिट तक एग्जॉस्ट थी
और अब उसे मतलब सब वापस ना कैरी करना था, मतलब जहाँ से लाया था वहीं पर रखवाई। बाइलन फाइनली एक्सप्लोड कर देता है। वो लेलिन पर चिल्लाता है, बॉस बॉस, आप बस उसके साथ खेल रहे हैं, टॉइंग कर रहे हैं, उसे खेल रहे हैं, मतलब बुली कर रहे हैं। लेकिन लेलिन सिर्फ कोल्डली उसकी तरफ देखता है और उस एक गेज से बाइलन का बॉडी फ्रीज हो जाता है। उसके चेस्ट में प्रेशर फील होने लगता है। वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। लेलिन कामली बोलता है, मैं बॉस हूँ, ये मेरी मर्जी है चलेगी यहाँ पर। फिर वो लॉन्ग बॉटम को एक फाइनल चॉइस देता है, अगर जाना है तो अभी चले जाओ, लेकिन फिर कभी मेरी शॉप में मत आना। और सभी मतलब और शॉकिंग पार्ट, लॉन्ग बॉटम बिना कुछ बोले वापस मेटल उठाने स्टार्ट कर देता है। लेलिन उसे देखकर स्माइल करता है, क्योंकि अब वो समझ गया था ये ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, इस लड़के में इंसेंट डिटर्मिनेशन है। अगले कुछ दिन लॉन्ग बॉटम की कंडीशन हॉरिबल हो जाती है। उसकी आंखें लाइफलेस लगने लगती है। वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाता। पूरा टाउन वरी करने लगता है। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर शॉप में आता है, लॉन्ग बॉटम की ब्यूटीफुल एल्डर सिस्टर। बड़ी बहन थी भाई ये। एकदम सिंपल कोर्स क्लॉथ पहने हुए वो रेस्पेक्टफुली लेलिन को सामने बो करती है और इमोशनल वॉइस में रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मेरे ब्रदर को माफ़ कर दीजिए, वो और इंड्योर नहीं कर पाएगा। फिर वो एक स्मॉल क्लॉथ ओपन करती है। क्या? उसके अंदर कुछ ना सिल्वर कॉइन थे। अच्छा अच्छा। फिर बोलता हूँ, फिर ना वो एक ना स्मॉल क्लॉथ मतलब कुछ ओपन कर रही है। उसके अंदर ना कुछ सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन, और एक ब्रोकन गोल्ड कॉइन का पीस होता है। क्लियरली ये उनके फैमिली की सारी सेविंग थी। वो एकदम ना ट्रेमलिंग वॉइस में बोलती है, ये कॉम्पनसेशन ले लीजिए, बस मेरे ब्रदर को और पनिश मत कीजिए। भाई ही मुझे कुछ और ही लगा था, लेकिन ये पैसे की बात कर रही है। चलो छोड़ो, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। कॉम्पनसेशन तो दे दिया, लेलिन लेगा या नहीं, या और कुछ मांगेगा, देखते हैं बाद में। बाय बाय।